नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य तो देखिए, इसके बारे में हम बेसिक जानकारी से चर्चा करूंगा कि बात आती है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी है दोस्तों, और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का गठन करते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लागू किया था। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ था, देश स्वतंत्रता के बाद भारत में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, देखिए क्या आया था, राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, इस चीज को याद रखना है, 1952 में। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों के बारे में जैसे चर्चा करते हैं, तो हमने बात कही कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के लिए गठन के लिए जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब लागू किया गया था, तो 1952 में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम लागू किया गया था। और इन राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है, तो देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। दोस्तों ये समझना है, वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए, संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए, संवर्धन के विकास के लिए उद्यानों की स्थापना की जाती है। अर्थात किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, दिया जाए इनका गठन है, अर्थात इनकी स्थापना क्यों की जाती है, तो वन्य जीवों के संरक्षण, उनके विकास, अर्थात किसी विशेष प्रजाति का यदि कहीं संरक्षण करना है तो वो हम किनके माध्यम से करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो देखिए, इसमें अलग अलग कंडीशंस निर्धारित की गई हैं। जब अभी वन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वन वाले टॉपिक में आपने देखा होगा कि वन का प्रशासकीय वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत। देखिए दोस्तों, तो ये जो 2 हैं, सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में यदि बात करते हैं तो आरक्षित वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन से दोस्तों, संरक्षित वन पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर अवर्गीकृत नाम मात्र 1.8% भाग पर पाए जाते हैं। अब बात आती है आरक्षित और संरक्षित वनों के बारे में, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आरक्षित वन। कौन से वन कहलाते हैं, वे वन कहलाते हैं जहां पर सरकार का कठोर प्रतिबंध होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई आवाजाही, मतलब पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। यदि संरक्षित वन होता तो इसमें चारागाह, स्थानीय जो निवासी होते हैं दोस्तों, स्थानीय लोगों को, अर्थात जो लोकल के उसके आसपास के राष्ट्रीय उद्यान के आसपास, अभ्यारण्य के आसपास के व्यक्ति होते हैं, उनको थोड़ी छूट प्रदान होती है, तेलाव लकड़ी काटने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। अब बात आती है आरक्षित वनों में ही राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अभ्यारण्य आपके ज्यादातर संरक्षित वनों में होंगे। कहाँ पर दोस्तों, संरक्षित वन। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्लियर। इसके बाद अगला रहेगा दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यहीं से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए दोस्तों, इसके बाद एक कंडीशन हुई, तो इनका और बढ़ाने के लिए, अर्थात वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पर्टिकुलर फिर एक अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता पेपर में कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों,
1972 में किया गया है। इसी के तारतम्य में बहुत सारे अधिनियम हैं जो हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। एनवायरनमेंट का टॉपिक है और यहाँ भी चर्चा करूंगा कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और वनों अर्थात वन और जीवों के दोनों के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश में, अब बात आती है अधिनियम की बात कही, फिर मध्य प्रदेश की यदि हम बात करेंगे देखिए दोस्तों, जैसे हम मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो मध्य प्रदेश में और भारत में, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये याद रखना, मध्य प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे वर्तमान में कितने हो चुके हैं दोस्तों, 12। कुछ किताबों में आपको 11 मिलेंगे, लेकिन आपको याद करना 12 में आपका कूनो पालपुर आपका श्योपुर मुरैना वाला हो गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद यदि अभ्यारण्य की बात कही जाएगी तो अभ्यारण्य की संख्या 31 मिलेगी। कुछ प्रस्तावित है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे संख्या इसकी नहीं पूछी जाएगी, संख्या ज्यादातर पेपर में राष्ट्रीय उद्यान से ही बनेगी। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12 है और अभ्यारण्य की संख्या 13 है। फिर इससे अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यानों और 31 अभ्यारण्यों में से कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना अर्थात बाघ परियोजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना दोस्तों, बाघ परियोजना। इसके बाद बात आती है बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर योजना। प्रोजेक्ट टाइगर योजना, तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना, अब ये बाघ परियोजना कब से प्रारंभ की गई है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता। बाघ परियोजना 1973 की बात कही गई है दोस्तों। किसके बारे में की गई है, बाघ परियोजना 1973 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अब इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के, किसके दोस्तों, मध्य प्रदेश के, इसमें से राष्ट्रीय उद्यानों में से 6 प्लस अभ्यारण्यों में से 1, ये चीज समझना है दोस्तों। बाघ परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 और 6 राष्ट्रीय उद्यानों को और 1 अभ्यारण्य को किसमें शामिल किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब कौन सा है, रातापानी। देखिए रातापानी रायसेन, जो रातापानी अभ्यारण्य है उसको पीटी योजना में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि 6 आपसे राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे जाएंगे तो मैंने आपको 2 चीजें याद रखना, सासा पापा और जो सबसे बड़ा है, सबसे पहले अभी मैं बता रहा हूँ उसकी भी चर्चा कर रहा हूँ, कान्हा और बांधा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 में आपका ए रहेगा। देखिए दोस्तों इसके बारे में फिर डिटेल में बता रहा हूँ कि बाघ परियोजना के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आपके पूछे जाएंगे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को, कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 को हमारे कैलाश सांखला, इनके द्वारा कैलाश सांखला की अगुवाई में, और ये कहाँ के थे कैलाश सांखला, जोधपुर राजस्थान। दोस्तों इस चीज को भी याद रखना। तो जो हमारे भारत के, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि 1 अप्रैल 1973 को कैलाश सांखला की अगुवाई में जोधपुर राजस्थान के माध्यम से 1973 में, कब, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड,
कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड। इस चीज को भी समझना कि सबसे पहले यदि आ जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब की गई है दोस्तों, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी। अब यदि यही चीज हमारे मध्य प्रदेश के बारे में पूछी जाएगी दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली, कहाँ पर दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ये देखना है दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कब की गई थी? 1974। इसके एक वर्ष बाद देखिए 73 में भारत में की गई थी, और यदि मध्य प्रदेश में दोस्तों पूछी जाएगी तो मध्य प्रदेश में कब की गई है दोस्तों? 1974 में। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1974 में। और सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी दोस्तों? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी 1974 में। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों फिर बनेगा कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर पीटी, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता दोस्तों। तो यदि इसमें भी पूछा जाएगा तो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड है दोस्तों। कौन है? गैनी मैनफोर्ड। इसको समझ, यदि यही चीज विश्व की जगह भारत में पूछी जाए दोस्तों, तो भारत में हमारे कैलाश श्रृंखला है। कौन है दोस्तों? कैलाश श्रृंखला। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? गैनी मैनीफोर्ड है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है दोस्तों? कैलाश श्रृंखला है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब ये विश्व की यदि आ जाए कि वन्य जीव संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, यदि आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। ये भी यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण परियोजना कौन सी है दोस्तों, तो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर योजना है। क्लियर दोस्तों? अब इसके बारे में भी फिर आगे पूछा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए इसके बाद आगे बता रहा हूँ। तो ये तो ही कहानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। इसके बाद क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के वो स्थान कौन कौन से हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई है। तो मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में देखिए, जैसे नाम है सासे, संजय, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली और बांधवगढ़, और देखिए दोस्तों 7वां रातापानी। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर तो सासा पापा आपको याद रखना है, और सबसे पहले कान्हा में किया गया है। और डेंसिटी के आधार पर यदि बात कही जाए मध्य प्रदेश में, तो सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं डेंसिटी के आधार पर? बांधवगढ़। और बांधवगढ़ कहाँ पर है हमारा? उमरिया में। तो दोस्तों इनके बारे में भी अब मध्य प्रदेश के मैप में भी इनको समझ सकते हैं कि संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? सीधी, सिंगरौली, सतना, सीधी, सिंगरौली और सतना की सीमा पर है दोस्तों। इसके बाद सतपुड़ा की बात करेंगे तो सतपुड़ा होशंगाबाद में है दोस्तों, सतपुड़ा होशंगाबाद कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद। पास से पन्ना की बात करेंगे दोस्तों, पन्ना यहाँ पर है। पन्ना छतरपुर में है, पन्ना छतरपुर जिले के अंतर्गत है दोस्तों। इसके बाद पेंच कहाँ? सिवनी छिंदवाड़ा में। तो दोस्तों यहीं पर है सिवनी छिंदवाड़ा। पेंच कहाँ है? सिवनी छिंदवाड़ा। देखिए दोस्तों ये भी आपसे पूछ। इसके बाद कान्हा किसली लिखा चुका हूँ, ये उमरिया में, सॉरी उमरिया नहीं, मंडला में। इसके बाद बांधवगढ़ आपका यहीं पर है। बांधवगढ़ के बारे में, बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया। देखिए दोस्तों इस प्रकार से 6। अब एक बचता है आपका रातापानी रायसेन, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये बांधवगढ़ मैंने लिख दिया, यहीं पर है आपका। तो ये रायसेन की, चलिए यहाँ एमपी का मैप यहाँ पर
रायसेन, रायसेन में कौन सा है दोस्तों, रातापानी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इनके आप जिले सहित याद करेंगे कि जो 6 के 6 प्लस 1 7वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य टोटल इनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है दोस्तों। तो इनको आपको पढ़ना है कि सा से संजय, सा से सतपुड़ा, पा से पन्ना, पा से पेंच। और सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई है, तो इसको याद रखना। फिर इसके बाद आ जाए कि घनत्व के आधार पर सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो उमरिया में है। तो इसके बाद दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना को प्रारंभ किया गया है, तो रातापानी अभ्यारण्य है और जो रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए दोस्तों इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी करना। इसके बाद दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन फिर पूछा जाता है बाघ परियोजना के बाद कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जब बाघों के संरक्षण के लिए इतनी एक विशाल परियोजना का लॉन्च की गई थी, स्थापना की गई, उसी के बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता। तो ये क्वेश्चन भी 29 जुलाई को, 29 जुलाई को कब दोस्तों, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहीं से फिर एक क्वेश्चन बनेगा, इसको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि ये बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ये यहीं से फिर आता है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्रदान किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके पहले अभी कुछ समय के लिए हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा छिन चुका था और वो किसके पास था दोस्तों, कर्नाटक के पास था। लेकिन वर्तमान में पुनः हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। देखिए 2014 और 2018 की यदि गणना, जो बाघ गणना होती है, क्या होती है, बाघ गणना, जो 4 वर्षों के अंतराल में, 4 वर्षों के अंतराल में की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल में दिया जाए, बाघ गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है दोस्तों, 4 वर्षों के अंतराल में की जाती है। और यदि भारत की बात कही जाएगी तो 2226 बाघ थे, किसके अनुसार, 2014। अभी बात आ जाए 2967 बाघ होते। तो दोस्तों ये आंकड़े भी याद रखना है कि 2014 में भारत में टोटल बाघ कितने थे दोस्तों, तो 2226 बाघ थे। वर्तमान में यदि बात कही जाए 2018 की गणना के अनुसार तो भारत में 2967 बाघ थे। अब इसके बाद यदि पूछी जाए यहाँ पुनः कि पहले, अभी इसके पहले यहाँ पर एमपी की बात करते हैं, फिर कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक, और इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमपी में अब 2018 की जनगणना के अनुसार 526 है, यहाँ पर 524 है और यहाँ पर 442 बाघ है। यदि यही चीज देखिए यहाँ पर, तो कर्नाटक पहले स्थान पर था, फिर एमपी सेकंड स्थान पर था, उत्तराखंड आपका तृतीय स्थान पर था दोस्तों। तो देखिए कर्नाटक में 408 बाघ थे, मध्य प्रदेश में 308 बाघ थे। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कितने थे दोस्तों, लगभग कर्नाटक में, उत्तराखंड में थे 340 दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ये याद रहे और ना रहे तो इसको भूल सकते, लेकिन वर्तमान को आपको करंट को याद रखना है दोस्तों। ये चीज विशेष रूप से वर्ष 2014 के अनुसार ये आंकड़े थे, वर्ष 2018 की बाघ गणना के अनुसार ये आंकड़े। तो आपको, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं भारत की तुलना में। अब यदि टोटल परसेंट पूछा जाए, देखिए टोटल ये है और मध्य प्रदेश में अर्थात 19%। यदि आ जाए मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं, 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो इसका यदि आप परसेंटेज भी निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाघ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये डेट भी याद रखना है दोस्तों। ये बाघ गणना के बारे में भी याद रखना है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये दोस्तों, ये तो हुई बाघ के बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी जो पेपर की दृष्टि से रहेंगे यहीं से राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों के बारे में। तो देखिए अभी बात कर रहे थे हम कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान, 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्यों की बात करते हैं। तो मैंने अभी 6+1 की बात कर दी है, अर्थात टोटल 7 को हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, 2 ऐसे हैं जो खरमौर पक्षी के लिए विशेष संरक्षण है, 2 आपके ऐसे हैं जो सौंत चिड़िया के लिए,
सौन चिड़िया के लिए विशेष संरक्षण है। 3 आपके घड़ियाल संरक्षण केंद्र, घड़ियालों के लिए घड़ियाल संरक्षण बनाए गए और 2 आपके जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्तों? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, इनके बारे में भी थोड़ी बेसिक चर्चा करूंगा, इसके बाद फिर हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि खरमौर पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद 2 सौन चिड़िया, इसके बाद घड़ियालों के लिए फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात कही गई है दोस्तों। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के 2 कौन से हैं जो खरमौर संरक्षण के लिए है। तो देखिए दोस्तों, इनके नाम याद रखना, खरमौर के लिए और सौन चिड़िया के लिए दोस्तों। तो खरमौर के लिए आपको देखना है और सौन चिड़िया के लिए देखना है। तो खरमौर के लिए आपको दिए गए हैं कि जैसे सरदारपुर और सैलाना, सरदारपुर सैलाना, देखिए दोस्तों ये पूछे जाएंगे। फिर सौन चिड़िया के लिए भी पूछे जाएंगे। सौन चिड़िया के लिए आपकी घाटी गांव और करेरा, देखिए दोस्तों ये भी पूछा जाएगा। घड़ियालों के लिए दोस्तों यहाँ से एक मैं सूत्र बनाया था, सोच के, देखिए दोस्तों 1 2 3। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, पहले इनको समझ लीजिए दोस्तों। ये 2 खरमौर पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य है, सरदारपुर और सैलाना। अब सरदारपुर कहाँ है और सैलाना कहाँ है ये भी पूछा जाए। सैलाना और सरदारपुर की बात कही जाती है दोस्तों, तो सरदारपुर धार में है। कहाँ पर है दोस्तों? धार। और सैलाना रतलाम में है। देखिए दोस्तों ये भी याद रखना। इसके बाद घाटी गांव ग्वालियर में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर। करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में है दोस्तों। ये भी याद रखना दोस्तों। तो अब इनकी स्थापना भी यदि आपसे पूछ ली जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर से आप एक बार समझ, खरमौर पक्षी संरक्षण के लिए सरदारपुर और सैलाना, सासा, फिर यहाँ पर दोनों स आ रहे हैं, ये भी याद रख सकते हैं। तो शाख, हमने शाख रखी किसी चीज की, शाख जानते हो? शाख। सो खा से खरमौर और सा से सतपुड़ा, आपका सरदारपुर और सैलाना की बात कही जाएगी। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ सासा, संजय, सतपुड़ा की बात कही थी राष्ट्रीय उद्यानों में, परंतु ये अभ्यारण्य है, अभ्यारण्यों में विशेष संरक्षण के लिए तो शाख याद रखा, शाख बचाने के लिए, अर्थात खरमौर पक्षी को बचाने के लिए हमने किसकी? खरमौर पक्षी के लिए सा से सरदारपुर और सा से सैलाना, दोनों साथ साथ यह काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे याद भी रख सकते हैं ये दोनों। और एक धार में है और एक रतलाम में है। धार और रतलाम, देखिए धार यहीं पर है और रतलाम यहीं पर, तो आपको रतलाम हो गया और एक धार हो जाएगा मध्य प्रदेश के डायग्राम के साथ। इसके बाद घाटी गांव ग्वालियर, तो ये आपका देखेंगे दोस्तों, घाटी गांव ग्वालियर यहाँ और शिवपुरी यहाँ पर, और दोनों की स्थापना एक ही की। तो ये ग्वालियर में है और ये कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुरी में है। तो इस प्रकार से आपको विथ डायग्राम के भी समझना है दोस्तों। इसके बाद तीसरा मैंने बताया सौन चिड़िया, सॉरी घड़ियाल संरक्षण के लिए। अब घड़ियालों के संरक्षण के लिए दोस्तों सोच के आपको याद, सौन घड़ियाल, फिर चंबल घड़ियाल और कैन घड़ियाल। देखिए दोस्तों नदियों पर ही बनेगा, तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल संरक्षण की बात कही गई है। चंबल नदी पर है, कैन नदी पर है। दोस्तों यहाँ से भी पूछा, सोन घड़ियाल की बात करेंगे तो सीधी सिंगरौली में है ये। यदि चंबल की बात करेंगे भिंड, मुरैना, धौलपुर और इटावा। देखिए दोस्तों जहां से हमारी चंबल नदी निकलती है तो भिंड, मुरैना मध्य प्रदेश के हैं, धौलपुर राजस्थान से आएगा, राजस्थान का जिला है, इटावा यूपी का जिला। यहाँ पर यदि बात कही जाए तो भिंड, मुरैना, धौलपुर और इटावा, अर्थात कहाँ पर? चंबल घड़ियाल संरक्षण की भी बात कही गई है। फिर कैन घड़ियाल, कैन हमारा पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाता है, पन्ना छतरपुर जिले की सीमा बनाती हुई कैन नदी जाती है, कैन नदी गुजरती है, वहां पर कौन सा है दोस्तों? कैन घड़ियाल संरक्षण की बात कही गई है। तो दोस्तों ये भी आपका, अब सोन नदी कहाँ है तो इधर पर आ जाएगा। आपके यदि चंबल की बात कही जाएगी तो ये वाला एरिया जो चंबल नदी जहाँ से प्रभावित होती है, कैन नदी आपकी पन्ना और छतरपुर वाले एरिया में, यहाँ पर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहीं उसकी के किनारे से यूपी जिला छतरपुर और पन्ना के बीच में बॉर्डर लाइन का निर्माण करती है यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये हुए, ये तो हुए बेसिक चीजें जो विशेष है। इसके बाद दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूंगा। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2 है मध्य प्रदेश में। एक फॉसिल, कौन सा दोस्तों?
फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, और एक है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर। ये आपका धार जिले में, फॉसिल आपका मंडला में। कहाँ पर है दोस्तों? मंडला में। यदि आ जाए जीवाश्म के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित किया गया है, तो 2 में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? 2 राष्ट्रीय उद्यानों, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान में, डायनासोर में। डायनासोर धार जिले में है, फॉसिल हमारा मंडला में। तो ये भी आपको याद रखना। इस प्रकार से जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के लिए जो बेसिक क्वेश्चन थे, यहाँ से आएगा। एक क्वेश्चन फिर दोस्तों आ जाता है गो अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? गो अभ्यारण्य। गो अभ्यारण्य अर्थात कामधेनु अभ्यारण्य। तो ये दोस्तों पहले शाजापुर में था, जो आज वर्तमान में आगर मालवा जिले के अंतर्गत है। ये राष्ट्र अपने हमारे देश का, मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है। कौन सा? पहला गो अभ्यारण्य। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पेपर में विभिन्न प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक दोस्तों हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को डिटेल से पढ़ेंगे। आज बेसिक चर्चा थी राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य के लिए। अगला टॉपिक रहेगा, उसमें संपूर्ण चर्चा विस्तृत की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसमें जो भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में अक्सर दें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों।